नमस्कार। गृह मंत्री अमित शाह को गुस्सा क्यों आता है, इस वीडियो में आगे आप देखेंगे कि अमित शाह को किस सवाल पर गुस्सा आता है और क्यों गुस्सा आता है। अमित शाह इन दिनों पश्चिम बंगाल में लगातार दौरे कर रहे हैं और कल अमित शाह ममता बनर्जी के गढ़ में, जहां से ममता बनर्जी पहले चुनाव लड़ती रही हैं, उस इलाके में हर घर पे दस्तक दे रहे थे, हर घर पे दरवाजे पर जाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहे थे। और उसके बाद उन्होंने वहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए। लेकिन एक पत्रकार ने ऐसा क्या पूछा जिसकी वजह से गृह मंत्री को ताव आ गया, गृह मंत्री को गुस्सा आ गया और उल्टे वो उस पत्रकार से सवाल पूछने लगे। आप तृणमूल के प्रवक्ता क्यों बन रहे हो? मैं आपको पूछता हूँ, आपको क्या लगता है? और तो और गृह मंत्री ने उसको तृणमूल कांग्रेस का प्रवक्ता बता दिया। क्या था ये पूरा माजरा, ये इस वीडियो में दिखाएंगे। इसके अलावा आपको दिखाएंगे कि गृह मंत्री से और कौन से सवाल पूछे गए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अब जब चुनाव की गर्मी बढ़ने लगी है तो मीडिया पर भी हमले होने लगे हैं। ऐसे में मीडिया ने कल उत्तेजना में कई सवाल गृह मंत्री से दागे, लेकिन गृह मंत्री ने इन सारे सवालों को चुनाव आयोग की तरफ मोड़ दिया। गृह मंत्री ने साफ तौर पर कह दिया कि इस वक्त जब चुनाव हो रहे हैं तो पूरी व्यवस्था चुनाव आयोग के हाथ में है और इसलिए चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए। और इस तरह से उन्होंने पत्रकारों के सवाल का जवाब चुनाव आयोग की तरफ टाल दिया। लेकिन जिन सवालों पर वो किसी नेता को शिकंजे में ले सकते थे, ऐसे सवालों का जवाब ज़रूर दिया। राहुल गांधी के बारे में जब एक सवाल पूछा गया कि वो पश्चिम बंगाल में आकर क्यों नहीं चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो उसका जवाब देने से उन्होंने कोई परहेज नहीं किया। उन्होंने बताया, उन्होंने टिप्पणी की। हालांकि ये सवाल उनसे जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी अमित शाह ने उस सवाल का जवाब दिया। पूरे सवाल जवाब को सुनने के लिए आपको थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा। ये पूरा वीडियो लगभग 15 से 20 मिनट का होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 20 मिनट निकालेंगे और गृह मंत्री की इस पूरी मंशा को, पूरे अभियान को, पश्चिम बंगाल में उन्होंने जो अभियान चला रखा है और उस पर किस तरह की रणनीति है भारतीय जनता पार्टी को, आप समझने की कोशिश करेंगे तो इस वीडियो में आप समझ पाएंगे। आप तृणमूल के प्रवक्ता क्यों बन रहे हो? मैं आपको पूछता हूँ, आपको क्या लगता है? चलिए मेरे साथ आज रोड शो में। जो चीज मैं समझ गया सवाल कहां से आया है, मगर मैं आपको सवाल पूछता हूँ भैया कि आपको क्या लगता है? इतनी सारी बड़ी बड़ी रैलियां नहीं दिखाई पड़ती है? कहीं पर एकाध आयोजन में गड़बड़ होती है, धूप होती है, होता है भी। सर मेरा दूसरा सवाल, कम से कम हमने तो, चलिए छोड़ो अभी। नहीं बोलिए सर, बोलिए प्लीज सर। चलिए सर मेरा सर बैठ जाइए। सर मेरा 2 क्वेश्चन है। एक तो हाल ही में देखा गया है अध्यक्ष जी नड्डा जी का श्रीरामपुर चुचरा का जो रैली था वो कैंसिल हुआ। अब खुद झारग्राम साउथ 24 परगना के रैली में पर्सनली हाजिर नहीं हुए। जोगी जी के रैली में भी लोग नहीं आ रहे हैं। तृणमूल का कहना है कि आपके साथ जनमत नहीं है। नहीं, आपका क्या कहना है? तृणमूल छोड़ो ना। नहीं, वो आपको मोदी जी की, नड्डा जी की सफल रैलियां, योगी जी की सफल रैलियां नहीं दिखाई पड़ती है? नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ, आप तृणमूल के प्रवक्ता क्यों बन रहे हो? मैं आपको पूछता हूँ, आपको क्या लगता है? चलिए मेरे साथ आज रोड शो में। जो चीज मैं समझ गया सवाल कहां से आया है, मगर मैं आपको सवाल पूछता हूँ भैया कि आपको क्या लगता है? इतनी सारी बड़ी बड़ी रैलियां नहीं दिखाई पड़ती है? कहीं पर एकाध आयोजन में गड़बड़ होती है, धूप होती है, होता है भी। सर मेरा दूसरा सवाल, कम से कम हमने तो, चलिए छोड़ो अभी। नहीं बोलिए सर, बोलिए प्लीज सर। चलिए सर मेरा सर बैठ जाइए। सर पॉलिटिकल नहीं, दूसरा सवाल है सर, ये कोविड सिचुएशन बढ़ते जा रहा है, कोविड के जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं सर। पिछले साल देखा गया है लॉकडाउन या फिर जो भी नोटिफिकेशन जारी हुआ है आपके मंत्रालय से ही, यानी कि होम मिनिस्ट्री जारी कर रहा है। अभी ट्रेन, बस, मेट्रो पे एक ही चर्चा हो रहा है कि केंद्र सरकार क्या फुल लॉकडाउन में जाएगा? आप क्या कहेंगे? देखिए, आपने शायद अंतिम नोटिफिकेशन हमारा नहीं देखा है। इसमें हमने सारे अधिकार राज्य सरकारों को दिए हैं कि कंटेनमेंट जोन, सेमी कंटेनमेंट जोन और राज्य के अंदर इसके खिलाफ किस प्रकार की प्रतिबंधित कार्यवाहियां करनी, इसके सारे अधिकार फरवरी एंड से हमने राज्य सरकारों को दिए। पिनाक घोष, आनंदबाजार डिजिटल। पिछले जब इलेक्शन हुआ वेस्ट बंगाल में, देखा गया कि विरोधियों ने इलेक्शन कमीशन को बहुत सारे कंप्लेन करते हैं, लेकिन इस बार दिखा रहा है कि पहला चरण से ही
शासक दल तृणमूल कांग्रेस ज्यादा कंप्लेन कर रहा है कि बीजेपी बूथ कैप्चर किया, इधर ईवीएम तोड़ा, या बीजेपी वोट देने को नहीं देते हैं, तृणमूल को ऑफिस में नहीं बैठने दे रहा है, बूथ में एजेंट नहीं बैठने देते हैं। तो क्या कहेंगे, बीजेपी या क्या शासक दल बन गया? इनके राजनीतिक सलाहकार ने 2 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस की पृष्ठभूमि अभी से बनाने की एडवाइस की है कि 2 मई को हार जाए तो क्या कहना। तो ये सारी चीजें रिपीट में अभी से पहले से ही बोलकर रखो तो 2 मई को काम में आए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सत्यजीत राय, रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पे पुरस्कार चालू करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बंगाल की संस्कृति को सामने लाने के लिए हम कोशिश करेंगे। तो इसके साथ विधानसभा चुनाव का तो कोई डायरेक्ट संबंध है नहीं। अब चाहते हैं तो अभी भी कर सकता है इस चीज को। आप ये बात समझ ही नहीं रहे। मैं बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार ये प्रयास करेगी ये कह रहा हूं, जो दीदी ने नहीं किया है। धन्यवाद। Sir, you have already, Arup Datta from News 18 Bangla. You have already told that political violence is gradually increasing. तो अभी जो 2-3 फेज इलेक्शन हुआ था, तो उसके बाद में जो देखा है पॉलिटिकल वायलेंस, पॉलिटिकल क्लैश इन बिटवीन particularly TMC and BJP is gradually increasing, and not only in between the political party leaders and workers, but also media also being targeted. Yesterday you have already mentioned Rudronil Ghosh and namely Ranjidev Sengupta has been attacked, and media also being targeted. So how far you are hopeful in the forthcoming election that it could be fair, free and fair election? देखिए, मैंने 3 चुनाव बंगाल के नजदीक से देखे हैं। 2016 के चुनाव में भी मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था, पंचायत चुनाव में भी मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था, तो बंगाल का चुनाव देखता था, और लोकसभा के चुनाव भी देखे। आप सभी ये बात को स्वीकार करेंगे कि तीनों चुनावों की अपेक्षा इस बार हिंसा कम हुई, और ये जो फ्रस्ट्रेशन है दीदी का कि सीआरपीएफ का घेराव कर दो, वो उसी के कारण है क्योंकि उनके चुनाव जीतने का एकमात्र आधार हिंसा हुआ करती थी, जो इस बार नहीं कर सकते। मगर फिर भी जो छोटे मोटे भी इंसिडेंट हुए हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से इसकी निंदा भी करता हूं, भर्त्सना भी करता हूं, और चुनाव आयोग को निवेदन भी करना चाहता हूं कि और सख्ती के साथ चुनाव को मैनेज करना चाहिए, जिससे बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो पाए। मगर ये बंगाल यही बंगाल है जिसमें देश भर में पर्चा डालने के लिए, कैंडिडेट का फॉर्म भरने के लिए व्हाट्सएप पर फॉर्म भरने की परमिशन दी गई है। एकमात्र राज्य बंगाल है। यहां पंचायत चुनाव में हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया था कि आप आपका फॉर्म व्हाट्सएप पर भर सकते हो। देश में कहीं ऐसी स्थिति नहीं आई, बंगाल में आई थी, और इससे इस बार तीनों चरण में बहुत कम हिंसा हुई है। मैं इसके प्रति संतोष भी व्यक्त करना चाहता हूं। सर, मैं लक्ष्मी जी मीडिया से, मेरा सवाल ये है कि सेकंड फेज में केशवपुर क्षेत्र पर जब लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा था, हमने वो खबर दिखाई, उसके बाद हमारी टीम पर हमला हुआ। जब हावड़ा में एक टीएमसी नेता के घर पर ईवीएम मशीन मिली, वो खबर दिखाई, तो हमारी टीम पर हमला हुआ। लगातार मीडिया पर हमले हो रहे हैं, इन पूरे हमलों पर आप क्या कहें? मैंने कह दिया ऑलरेडी, किसी पर हमला नहीं होना चाहिए, मीडिया पर भी नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भी नहीं होना चाहिए, और चुनाव आयोग ने कठोर कदम उठाने चाहिए। आप आज कुछ देर बाद भवानीपुर जाने वाले हैं, और उधर ही कल देर रात को आपको पता होगा कि मीडिया के ऊपर भयंकर हमला हुआ है। कैमरा छीन लिया गया, चिप छीन लिया गया, बाद में कैमरा वापस दिया गया तोड़ के। पुलिस अभी तक किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। टीवी पर आइडेंटिफाई किया गया है कौन लोग हमला किए, इसके बारे में आप कुछ बोलेंगे? मैं जरूर मानता हूं कि चुनाव आयोग ने मीडिया पर के हमले को बहुत गंभीरता से लेने चाहिए, तुरंत एक्शन लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो कंप्लेन रजिस्टर करने गए थे, उनका भी पुलिस स्टेशन के अंदर घिराव कर उनको पीटा गया है। ये बहुत गंभीर बात है और इस पर तुरंत कदम उठाना चाहिए। सर, टीएमसी लगातार ये आरोप लगाती रही है कि पैसे बांटकर भीड़ जुटाई जा रही है और इसीलिए लोग आ रहे हैं, 1000 के ऊपर भी बांटे जा रहे हैं। देखिए, इस बार शायद देश के सभी चुनावों से 10 गुना कैमरे बंगाल में लगे हुए हैं।
हम कहीं पर करते तो जरूर आप लोगों की नजर में कहीं ना कहीं आ जाएगा। दीदी के आरोप पर आप आधार मत रखिए, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है तो कई प्रकार के आरोप लगा दिए। अवश्य मेरा सवाल है कि ममता बनर्जी ने बार बार आरोप लगाए हैं कि ये कहा है कि सारे मुसलमान एक साथ एक जगह वोट दें, सारे मुस्लिम सारे वोट एक जगह एक छत पर वोट पड़े। किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि जहाँ तुष्टीकरण तो वहीं दूसरी ओर ध्रुवीकरण की राजनीति बंगाल में पिछले कुछ महीनों में बहुत ज्यादा देखी गई है। और दूसरा, गौतम देव जो मंत्री है बंगाल की सरकार के, धमका रहे हैं, वीडियो है वोटर्स के लिए कि अगर वोट नहीं दिया पार्टी को तो पार्टी चुनाव के बाद बाहर निकाल देगी। कैसे देखते हैं इसे? देखिए, ममता दीदी को लगता है कि इन्होंने जो अपील की है माइनॉरिटी को, मुस्लिमों को, कि आप तृणमूल कांग्रेस को ही वोट दीजिए, एकजुट होकर वोट दीजिए। ममता दीदी समझती है कि अकेले मुसलमान ही इसको सुन रहे हैं। मैं दीदी को ही बताना चाहता हूं, बाकी लोग भी सुन रहे हैं इसको, तब बाकी के लोगों ने तय करना है, मुस्लिमों ने भी ये तय करना है कि इस प्रकार के धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण कर चुनाव करना क्या ठीक है। बाकी के लोगों ने भी ये सोचना है कि भाई आपसे तो मांगते ही नहीं है, तो आपको देना क्या ठीक है, ये तय करना पड़ेगा। सर, आपने कहा ममता बनर्जी और शुभेंदु जी अपना जवाब इलेक्शन कमीशन को देंगे, पर ममता बनर्जी रैली में जवाब दे रही है इलेक्शन कमीशन की जगह। उन्होंने कहा है कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे मुझे 10 नोटिस इशू हो जाए, बल्कि इलेक्शन कमीशन को नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहिए, वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, उनको क्यों नोटिस नहीं जाता। इलेक्शन कमीशन पे भी सस्पेंशन कास्ट कर रही है ममता। देखिए, आपके सवाल का एड्रेस गलत है। आधा सवाल इलेक्शन कमीशन को पूछना है, आधा ममता जी को पूछना है। दो में से एक सवाल मुझे नहीं है। अमित भाई, इसके बाद मुर्शिदाबाद और कलकत्ता के चुनाव आएंगे जिसमें आपके ऑर्गेनाइजेशनली आप लोग इतने स्ट्रांग नहीं है, तो इन दोनों जगहों में आप गलत फहमी में हैं। स्ट्रांग ही है हमारा ऑर्गेनाइजेशन। मुर्शिदाबाद और नहीं, आपकी गलत फहमी में पहले क्लियर कर देता हूं। दोनों जगह हमारा ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है और हम अच्छे से चुनाव लड़ेंगे। आप पूछिए। सर, मुर्शिदाबाद और कलकत्ता जोन, ये जो कलकत्ता सिटी है और मुर्शिदाबाद है, ये दोनों ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे आप लोगों के इतने बड़े गेम्स हुए नहीं थे 2019 में, और अच्छे नंबर ऑफ सीट्स हैं वहाँ पे। तो ये दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में आपका क्या स्ट्रैटेजी? 2019 के बाद गंगा में बहुत पानी बह चुका है और बंगाल की जनता का मूड भी बहुत परिवर्तित हुआ है। 2019 में सबके मन में शंका थी कि भारतीय जनता पार्टी जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी। जब 18 सीट जीते तब ये शंका निर्मूल हो जो गई है। मानो हर चरण में जिस प्रकार से ये सीटें भी आती है, दक्षिण कलकत्ता की भी सीटें तीसरे चरण में आई है, उसके ट्रेंड मेरे पास है। बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ता है। देखिए, राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस चुनाव लड़ रही है यहाँ लिफ्ट के साथ मिलकर, लेकिन एक भी दिन राहुल गांधी में इन्वॉल्व नहीं है। क्या आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं टीएमसी के साथ इंटरनल सपोर्ट में है कांग्रेस? ना जी, ऐसा नहीं। वो कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज पार्टी है। केरल में वो कम्युनिस्टों के खिलाफ लड़ रहे हैं, यहाँ कम्युनिस्टों के साथ लड़ रहे हैं। शायद आप सब सवाल पूछोगे, इसी डर से वो आए नहीं। मुझे लगता है कि आप लोग अब खींच कर सवाल पूछ रहे हो, सवाल खत्म हुए हैं। इनको दे दीजिए एनडीटीवी को। हाँ, दे रहा मणिदीपा दी। सर, 2-3 क्वेश्चन है, इफ आई मे। एक पूछ लीजिए आप। एक तो मैं पूछ लूं। पहली बार कि आपने कहा कि एक नोटिफिकेशन हुआ है एमएचए से अबाउट लॉकडाउन्स एटसेट्रा एटसेट्रा, पर आप आए हैं आज दो आप रैलीज करेंगे, रोड शोज करेंगे, बाकी पार्टियां भी कर रही हैं, और कोविड का जो महामारी बना हुआ है इस बार भयानक है। आपको क्या लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को रीथिंक करना चाहिए अपना पॉलिटिकल कैंपेनिंग स्ट्रैटेजी? नहीं तो साधारण लोग तो एकदम मारे जाएंगे, और वैक्सीन भी कम पड़ रहे हैं। देखिए, पहले तो वैक्सीन कम पड़ रहे हैं, ठीक बात नहीं है। सब राज्यों में वैक्सीन उपलब्ध कराए गए हैं और जितना चाहिए उतना उपलब्ध हो रहा है। दूसरी बात, जहां तक पॉलिटिकल कैंपेन का सवाल है, ये चुनाव आयोग को तय करना है कि इलेक्शन कब कराना है और कैसे कराना है। वो पॉलिटिकल पार्टियां नहीं कह सकती, तय कर सकती। हमारा सुझाव मांगा जाता है, निर्णय चुनाव आयोग करता है। तो मैं मानता हूं संविधान में और कोई व्यवस्था, अंतरिम व्यवस्था नहीं है कि जहां पर असेंबली या पार्लियामेंट का आयुष्य खत्म होता है तो इसके बाद कोई टेम्पररी व्यवस्था का प्रोविजन नहीं है।
शायद इसलिए चुनाव आयोग ने चुनाव कराना पसंद करा होगा। और ये बात सही है, मगर सब लोग अपना अपना ध्यान रखकर ही चुनाव का प्रचार करते हैं और आने वाले भी अपना अपना ध्यान रखकर ही आते हैं। पूछूं ना हो गया।